तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं और की हेडिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी हेडिंग में ही बहुत सारी बातें हैं जो कि हमको समझनी है। सबसे पहली चीज है पेयर। अगर अपन पेयर की बात करें, पेयर मतलब जोड़ा, दो। जैसे पेयर ऑफ आईज, पेयर ऑफ ईयर्स, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो। सबसे पहले इस चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं। चैप्टर की हेडिंग को समझ गए तो उसकी बारीकियां अपने आप समझ में आती जाएंगी। पेयर का मतलब दो, जोड़ा। तो यहां दो चीजों की बात हो रही है। कौन सी दो चीजों की बात हो रही है? आओ देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर शब्द में आता है लाइन, LINE, लाइन, और लाइन से बना है लीनियर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर शब्द का मतलब जिसकी ज्योमेट्री लाइन जैसी हो, और एक और मतलब हम एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हैं। लीनियर शब्द का मतलब है कि किसी भी टर्म की डिग्री 1 से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 1 हो। समझिए इस बात को। जैसे एक छोटा सा पॉलिनोमियल लीजिए। मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल 3x + 2। तो यहां इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1। टर्म की डिग्री का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावर का सम। इस टर्म के अंदर एक ही वेरिएबल है x, तो इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि इस बेचारे के पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। चैप्टर 1 में सब चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर सुन लो। ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म, और इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1। तो लीनियर शब्द का मतलब है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें किसी की भी डिग्री 1 से अधिक ना हो, 1 या 1 से छोटी हो। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं 3x + 3xy + 4, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंगल वेरिएबल में है, क्योंकि इसके अंदर केवल वेरिएबल x है। ये जो एक्सप्रेशन है ये दो वेरिएबल में है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल x भी मौजूद है और वेरिएबल y भी मौजूद है। इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 1, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। डिग्री का मतलब क्या है? जितने वेरिएबल हैं सारे वेरिएबल की पावर का सम। x की पावर केवल 1 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। कैसे? क्योंकि इसमें वेरिएबल x भी मौजूद है, वेरिएबल y भी मौजूद है। वेरिएबल x की पावर कितनी? 1। वेरिएबल y की पावर कितनी? 1, और 1 + 1 2। इस टर्म की डिग्री 2 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 0। बेचारे के पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। सबसे पहले आप लीनियर का मतलब समझिए। एल्जेब्रिकली लीनियर का क्या मतलब है? एल्जेब्रिकली लीनियर का मतलब, देखो हमने पेयर का मतलब समझ लिया, उसका अगला शब्द है लीनियर। एल्जेब्रिकली लीनियर का मतलब है कि किसी भी टर्म की डिग्री 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर टर्म की डिग्री 1 या 0। ओके, और एक और एग्जांपल देखें। 3y + 4, इस टर्म की डिग्री 1, एक ही वेरिएबल है y। इस टर्म की डिग्री 0, तो ये है लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें सारे टर्मों की डिग्री को देखें तो डिग्री या तो 1 है या 1 से छोटी। एक और एग्जांपल देखिए। 3x + 4y + 6, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1। डिग्री का मतलब सारे वेरिएबल की पावर का सम। इस टर्म की डिग्री 0। जिस टर्म की डिग्री 0 होती है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, तो ये है लीनियर एक्सप्रेशन।
लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब कि किसी भी टर्म की डिग्री 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, टर्म की डिग्री 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। ये आ गया हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन। अब और बात करें, अच्छा मान लो मैं केवल आपके सामने 3 लिख दूं, केवल एक कांस्टेंट लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी? इसकी डिग्री 0। क्या है ये लीनियर एक्सप्रेशन? नहीं, क्योंकि डिग्री शब्द का मतलब समझे, हर एक टर्म की डिग्री निकाल लिया आपने, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0। तो अगर सारे टर्मों की डिग्री को देखें तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 1। मैक्सिमम डिग्री कौन सी है? 1। तो डिग्री 1 आनी चाहिए। अब देखो, अगर इसके अंदर देखो तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? 2। एक तो होती है टर्म की डिग्री और एक होती है एक्सप्रेशन की डिग्री। टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं? उस टर्म में मौजूद सारे वेरिएबल की पावर का सम। तो ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये तीसरा टर्म है। और एक्सप्रेशन की डिग्री का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ी डिग्री। जिस सारे टर्मों की डिग्री निकालो, हर एक टर्म की डिग्री निकालो, और उन सारे टर्मों की डिग्री में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब होगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1। यानी अगर कोई भी टर्म ले लो तो किसी भी टर्म की डिग्री 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन। क्यों नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन? इसलिए नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें कोई डिग्री 1 का टर्म ही नहीं है। अगर इस पूरे की डिग्री की हम बात करें तो इस पूरे की डिग्री कितनी है? 0। ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 आए वो कहलाता है लीनियर। क्या कहलाता है? लीनियर। लीनियर शब्द का पहले मतलब समझे। वैसे 9th क्लास में ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लें। आइए एक आधा और एग्जांपल लिया जाए, इसको ऊपर सरका सकते हैं हम लोग। आइए एक और एग्जांपल लिया जाए। मान लीजिए मैं बोलूं 3x + 4y + 5z + 6। तो इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, एरो बना देते हैं। इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0 और पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 1। एक्सप्रेशन की डिग्री का मतलब होता है सारे टर्म की डिग्री देखो, जो हाईएस्ट डिग्री आए वो एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। तो यहां किसी भी टर्म को ले लो तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है? 1। तो ये है लीनियर। जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 आएगी वो क्या कहलाएगा? लीनियर। अच्छा आइए और आगे बढ़ते हैं जरा इस पर। ये कहता है लीनियर इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। आइए बात करें। आओ रंग बदल लेते हैं। पहला सवाल, क्या ये लीनियर है? हां है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है। और ये कितने वेरिएबल का लीनियर है? एक ही वेरिएबल का लीनियर है। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इन 1 वेरिएबल। अच्छा, क्या ये लीनियर है? हां है, कि पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है। इसको भी हम बोल सकते हैं लीनियर इन 1 वेरिएबल। ये बेचारा तो लीनियर ही नहीं है, ये बेचारा भी लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। और कितने वेरिएबल में? 2। तो ये कहलाएगा लीनियर इन 3 वेरिएबल। क्या ये लीनियर है? हां है। ओ सॉरी, लीनियर इन 3 नहीं, मैं आगे वाले क्वेश्चन की सोचने लग गया, दिमाग आगे भागने लग गया। 2 वेरिएबल। क्या ये लीनियर है? हां है। और इसको हम कहेंगे लीनियर इन 3 वेरिएबल। तो पहले आओ हेडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 लीनियर इक्वेशन, और हर लीनियर इक्वेशन कितने में? 2 वेरिएबल में। तो हम 9th क्लास से ऑलरेडी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा दिखाई पड़ता है? लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन शब्द का मतलब है जिसको इक्वल टू 0 कर दिया गया है। अगर यहीं पर मैं आपके सामने लिखूं लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल होगा ax प्लस by प्लस सी। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझिए। एक्सप्रेशन मतलब बस एक्सप्रेशन है, जबकि इक्वेशन का मतलब इक्वेटेड टू 0। जब आप एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख देते हैं, जब आप एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख देते हैं तो वह बन जाती है इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है दो वेरिएबल में लीनियर एक्सप्रेशन। दो वेरिएबल होने चाहिए, कोई भी दो वेरिएबल। आमतौर पर हम वो वेरिएबल x और y ले लेते हैं। आप कोई भी दो वेरिएबल ले लीजिए, x और z ले लीजिए, y और z ले लीजिए, कोई भी दो वेरिएबल ले लीजिए, कोई भी दो वेरिएबल। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी दो दो लीनियर इक्वेशन के बारे में। खैर, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आओ इसके बारे में थोड़ा सा 9th क्लास की पुरानी चीज हल्की सी रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ध्यान देखें, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, वो नया पेज ही खोल लेते हैं अपन तो। हाँ, अब हम लोग लीनियर शब्द का मतलब समझ चुके हैं और यहां तक हमने समझ लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी दिखाई पड़ती है भैया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाई पड़ती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। जो x से मल्टीप्लाइड है वो कहलाता है x का कोफिशियंट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कोफिशियंट ऑफ x कितना हो जाएगा? a। कोफिशियंट, वेरिएबल के कोफिशियंट का मतलब होता है उस वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आपसे कोई बोले x का कोफिशियंट, यानी x को भाई किससे मल्टीप्लाई किया गया? a से। यहीं पर हम बात करेंगे कोफिशियंट ऑफ y कितना? b। यहीं पर हम बात करेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके पास एक भी वेरिएबल ना हो, c। तो ये x का कोफिशियंट है, ये y का कोफिशियंट है, कांस्टेंट टर्म है। और इस प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन, इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो उसमें मौजूद हो। इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0। तो सबसे बड़ी डिग्री इसके अंदर क्या मौजूद है? 1। तो यह है लीनियर। एल्जेब्रिक मतलब पहले हम समझ गए। एल्जेब्रिक का मीनिंग क्या है? इसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या है लीनियर शब्द का? लीनियर शब्द का एल्जेब्रिक मीनिंग है कि वह जो एक्सप्रेशन है उसमें किसी भी टर्म की डिग्री 1 से बड़ी नहीं है। मैक्सिमम डिग्री जो मिलेगी 1 मिलेगी, और एक ना एक 1 होगा ही होगा, एक ना एक 1 होना ही चाहिए। तो ये हो गया एल्जेब्रिक मीनिंग। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसी ही दिखाई पड़ेगी। किस रूप की दिखाई पड़ेगी? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी था जो कि अपन लोग 9th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन एक बार हल्का सा रिकैप करवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। लीनियर इक्वेशन को अगर अपन प्लॉट करते हैं तो ज्योमेट्रिकली क्या मिलता है? लाइन। ये जो लीनियर शब्द है लाइन आर, LINEAR, लाइन शब्द आता है, यानी इसका मतलब है ज्योमेट्रिकली इफ प्लॉटेड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अलग से आपको स्ट्रेट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइन लिख रहे हैं तो उसका मतलब ही है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसको प्लॉट करने के लिए ट्रिक भी बताई थी मैंने, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। आइए प्लॉट करके देखें हल्का सा।
कोई भी लाइन ले लें, जैसे मान लो एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन है। क्यों लाइन है? क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब है हाईएस्ट डिग्री 1 है, उस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है। एल्जेब्रिक मतलब, उसका एल्जेब्रिक मतलब उस टर्म की, उस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है। और ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है कि अगर आप उसको प्लॉट करेंगे तो लाइन मिलेगी। अब आइए इसकी प्लॉटिंग को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज भयंकर तरीके से आएगा इस चैप्टर में। अच्छा, इसको प्लॉट कैसे करते हैं? इसको प्लॉट करने का तरीका बड़ा सेट है, देखो ध्यान से तरीका। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये लाइन है, तो हम ये पता करते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करती है। तो लाइन एक्स एक्सिस को वहां पर कट करेगी जहां वाई 0 होगा। तो हम कुछ नहीं करते, इसके अंदर वाई को 0 रख देते हैं। जब वाई को 0 रखते हैं तो 3x प्लस 6 0 आता है, x की वैल्यू -2 आती है। यानी जब y 0 होगा तो x -2 होगा। यानी ये निकलेगा कहां से? -2, 0 से। तो यहां पर अगर हम प्लॉट करें 0, 1, 2, 3, 4 और इस ओर -1, -2, -3, -4, तो ये लाइन निकलेगी -2, 0 से, इस पॉइंट से। ये लीजिए, आपने पता कर लिया एक्स एक्सिस को कहां काट रही है। अब पता करिए वाई एक्सिस को कहां काट रही है। भाई वाई एक्सिस को कोई भी चीज कहां काटेगी? वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स हमेशा 0 होता है। तो वाई एक्सिस को कहां काटेगी? उसके लिए एक्स को 0 रख दीजिए। यही मेथड अपन इस चैप्टर में यूज करेंगे, तभी मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। अब आप क्या करिए, एक्स को 0 रख दीजिए। एक्स को 0 रखेंगे तो 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -3/2 निकल के आ जाएगी। तो y कितना आ गया? -3/2। यानी x 0 पर y -3/2 है, तो 0, -3/2। आइए -3/2 को प्लॉट करने की कोशिश करें। 1, 2, 3, यहां -1, -2, -3/2 यानी -1.5। तो y एक्सिस को यहां कट करेगा -1.5। ये बेस्ट तरीका है लाइन बनाने का। x को 0 रख के पता करो कि y एक्सिस को कहां काटता है, और y को 0 रख के पता करो कि x एक्सिस को कहां काटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y 0 ही होता है। तो लाइन है, y को 0 रख दें, x की वैल्यू आ गई। और y एक्सिस पर हमेशा x 0 ही होता है, तो x को 0 रख दें, y की वैल्यू आ गई। बस 2 पॉइंट पता, इन दोनों को जोड़ दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से। यही है, यही लाइन है ये। और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कहने का मतलब, इस लाइन पर कोई भी अगर बिंदु लेते हैं आप, कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट आएगा वो x और y इसको सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस को दे रही है। ये काम की बात बोली मैंने। ये जो लाइन आपने बनाई है वो इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन को दे रही है। सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन सेटिस्फाई करे। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वेरिएबल की वैल्यूज है वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहां पर इस लाइन पर अलग अलग पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, कहें तो बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन इस लाइन का कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे और उसका x कोऑर्डिनेट x की जगह, उसका y कोऑर्डिनेट y की जगह रखेंगे, तो वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। काम की बात लिखूंगा, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल possible points which satisfy the given
इक्वेशन। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है सारे पॉसिबल पॉइंट एक्स और वाई की, वो सारे कॉम्बिनेशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एल्जेब्रिक मतलब समझा। टू वेरिएबल का मतलब है उसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए, और लीनियर का मतलब है किसी भी टर्म की डिग्री 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा। ज्योमेट्रिकली क्या देता है? लाइन। और एक आध डायग्राम और बनाते हैं, आइए एक आध लाइन और प्लॉट करें। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लाइंस है। अच्छा, पेयर ऑफ लाइंस पर आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। पहले आओ एक और लाइन बनाए। मान लीजिए एक लाइन है 3x - y + 4 = 0। आइए इस लाइन को प्लॉट करते हैं। चाहे लीनियर इक्वेशन बोल दीजिए, लाइन बोल दीजिए। ये लीनियर इक्वेशन है x और y टू वेरिएबल में, और ये ज्योमेट्रिकली लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हर लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, प्लॉट करने का मेथड अपना सेट है, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलो बात शुरू करते हैं। तो भाई कैसे, मैंने क्या तरीका बताया था? बहुत आसान है। x एक्सिस को पता करो कहां काटेगी। x एक्सिस को वहां काटेगी जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर y को 0 रख दें तो क्या मिलता है आपको? 3x + 4 = 0, यानी x की वैल्यू आ गई -4/3। तो यहां पर अगर हम प्लॉट करें 0 1 2 3, और यहां प्लॉट करें -1 -2 -3, तो -4/3 यानी यहां पर कोई पॉइंट होगा। आइए रंग का पूरा फायदा उठाएं। ये है -4/3। -1 और -2 के बीच में आएगा कहीं? ये तो इस पॉइंट को हम यहां लिख देते हैं -4/3, 0। यहां x एक्सिस को काट रही है। अच्छा, y एक्सिस को कहां काटेगी? y एक्सिस को वहां काटेगी जहां x 0 होगा, तो x को 0 रख दें। अगर x को 0 रख दें तो हमारे पास -y + 4 = 0 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई। आइए यहां पर मार्क करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जहां तक कलम जाए कर सकते हैं। y की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू 4 निकल के आ गई। शायद लाइन आपने मनी मन बना भी ली होगी। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, तो 0, 4 ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट लगा दे, ये आ गया। बस x एक्सिस को पता कर लिया कहां काटेगी, y एक्सिस को पता कर लिया कहां काटेगी, जोड़ दीजिए। तो ये जो लाइन है ये ऐसी होगी, ये ज्योमेट्रिकली ये लाइन ऐसी दिखाई पड़ेगी। x की अलग 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 वैल्यू रखने पर y की अलग 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 वैल्यू है। यहां पर जितने भी पॉइंट इस लाइन पर हैं उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y का जो पेयर है वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हमने भाई लाइन ड्रॉ करना भी याद कर लिया। ये अपन 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पर पीएचडी नहीं करनी अपन को। ओके, आइए ये सब अपन ने कर लिया। आइए थोड़ा सा और देखें, लेकिन इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्या देती है? लाइन देती है। यानी यह चैप्टर है पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। किसके बारे में है? पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। अब मैं बताता हूं इस चैप्टर के बारे में। पेयर ऑफ लाइंस, ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हमको दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन हम ऐसी कह देते हैं ax + by + c = 0, a1x + b1y + c1 = 0। और एक और लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसी होगी a2x + b2y + c2 = 0। और इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य या हम क्या सीखने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये सीखने जा रहे हैं क्या कोई ऐसी x और y की वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। बेसिकली इन दोनों इक्वेशनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। इस चैप्टर में वी विल लर्न मेथड्स टू फाइंड a solution
which satisfies both of these equations. इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम यही करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे ऐसे तरीके जिन तरीकों से हम ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाए, ऐसा एक्स और वाई निकाल पाए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। यही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। आओ करते हैं, उसके पहले कॉपी कर लीजिए। तो यही इस चैप्टर का मेन एम है। अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में पढ़ा था, और यह भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन। तो हमने लीनियर इक्वेशन का एल्जेब्रिक मीनिंग समझ लिया, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लिया। अब अगर ऐसी दो लीनियर इक्वेशन गिवन है दो वेरिएबल में, तो क्या हम उनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं? कैन वी सॉल्व देम टुगेदर? सॉल्व देम टुगेदर का मतलब है कि कोशिश करिए ढूंढने की ऐसा एक्स और वाई जो दोनों की दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस टुगेदर means finding out value of x and y which satisfy both equations simultaneously। ये होता है सॉल्विंग का मतलब। कोई अगर हमको दो लीनियर इक्वेशन दे दे और बोलो सॉल्व करो, तो क्या सॉल्व करो? अरे सॉल्व करने का मतलब है ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो जो दो की दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही हो, इसको भी और इसको भी। अच्छा जरा थोड़ा सोचो, थोड़ा मतलब इससे पहले हम चैप्टर के अंदर कूद पड़े, थोड़ा बाहर किनारे पर सोचो। यार हर लीनियर इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, यानी ये पहली लीनियर इक्वेशन भी कोई ना कोई लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा दूसरी लीनियर इक्वेशन भी कोई ना कोई लाइन रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये दो लीनियर इक्वेशन मिलके दो लाइन दे रही हैं। अब सोचो दो लाइंस अगर हैं एक प्लेन में, दो लाइन है अगर एक्स वाई प्लेन में, तो दो लाइंस कैसे कैसे हो सकती है? हो सकता है दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, हो सकता है दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएं, हो सकता है दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएं, सेम ही हो जाएं। ये बोथ लाइंस पैरेलल, दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल हो जाएं रेल की पटरियों की तरह ऐसे, इस केस में हम बोलते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग। हो सकता है दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएं। इस केस में जब दोनों लाइंस एक ही बन जाती हैं, एक के ऊपर एक बन जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, तो हम बोलते हैं लाइंस कोइंसिडेंट। अब जरा सोचो, अगर दो लाइंस आपको गिवन हैं तो दो लाइंस के साथ में तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पैरेलल हो जाएं, या वो इंटरसेक्टिंग हो जाएं, या कोइंसिडेंट हो जाएं। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो ये कभी कहीं भिड़ेंगी ही नहीं। कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है ही नहीं जो इस लाइन पर भी लाई करे, इस लाइन पर भी लाई करे। तो कोई ऐसी कॉमन एक्स और वाई की वैल्यू है ही नहीं जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। यानी ऐसी परिस्थिति में मुझे मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्यों भैया? क्योंकि जब हमने लाइन को ड्रॉ किया था तो मैंने आपको बताया था कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो अगर कोई ऐसा एक्स और वाई है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों लाइनों पर लाई करना चाहिए। सोचो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एक्स और वाई हैं वो सब इस लाइन के ऊपर मौजूद है, सब।
इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट हैं केवल वही इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो वह पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इस लाइन के ऊपर भी लाई करे और इस लाइन के ऊपर भी लाई करे, दोनों लाइन के ऊपर लाई करे। तो अगर भाई दोनों पैरेलल हो गई तो ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है दोनों का कॉमन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पहली लाइन पर भी लाई कर रहा है, दूसरी लाइन पर भी लाई कर रहा है, यानी ये उनका सॉल्यूशन होगा। ये वो पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो इस केस में आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, और जब एक सॉल्यूशन मिलता है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। अगर कोई कहता है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब भैया केवल एक ही सॉल्यूशन है। और लाइन कोइंसिडेंट हो गई फिर तो गजब ही हो गया। हर वो पॉइंट जो पहली लाइन पर है दूसरी लाइन पर मौजूद है, और हर वो पॉइंट जो दूसरी लाइन पर है पहली लाइन पर मौजूद है। दोनों की दोनों लाइन एक ही हैं। हर पॉइंट जो पहली लाइन पर है दूसरी लाइन पर है, हर पॉइंट जो दूसरी लाइन पर है पहली लाइन पर है। यानी लाइन पर कोई भी पॉइंट लो वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कितने सॉल्यूशन हो गए? अरे भाई साहब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों मिलके एक ही लाइन हो गई है। आइए इन बातों को और डिटेल में समझें कुछ क्वेश्चंस द्वारा। बेसिक कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आओ और डिटेल में समझें। तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पर तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो पेयर की बात कर रहे हैं, यानी दो लाइनों की बात कर रहे हैं, और हमको दोनों लाइनों को आपस में क्या करना है? सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कि दो के दोनों को सेटिस्फाई करे। ओके, लॉजिकली ये बात समझ में आ गई। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें और धीरे धीरे इस बात को और डिटेल में समझें। चलो एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले छोटा सा थ्योरी का एक पॉइंट है। चलिए पहले इस छोटे से थ्योरी के पॉइंट को हम पढ़ते हैं और फिर करते हैं। सुनो, अखिला लड़की का नाम है। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। तो अखिला भाई फेयर में जाती है। शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन अ जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। हुपला गेम को समझाया गया यहां पर। अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल। अरे वो रिंग थ्रो करते हैं ना अपन, काफी सारे आइटम रखे रहते हैं और रिंग थ्रो करते हैं। और जायंट व्हील पर तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने घूमा ही होगा, मैं भी घूमता हूं कभी कभी। अच्छा है ना, आइटम इन अ स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। तो रिंग फेंकते। तो भाई अखिला अपने विलेज के फेयर में जाती है, छोटे से मेले में जाती है, और मेले में वो दो काम करने की सोचती है। पहला, जायंट व्हील की राइड्स लेना चाहती है। तो आइए इसको अंडरलाइन कर दें। अखिला क्या क्या करना चाहती है? अखिला वांट्स टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील एंड ऑल्सो वो हुपला खेलना चाहती है। आगे वो क्या बोलता है? द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। क्या बोला? नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला। अब हम यहां पर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। अपन कह देते हैं, ओ ब्लैक कलर सही नहीं दिख रहा, व्हाइट पर आते हैं। अपन कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, इसको एक्स कह देते हैं। मान लो उसने हुपला एक्स बार खेला, तो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील, और नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील, इसको हम लोग वाई कह देते हैं। भाई बच्ची को दो ही चीजें पसंद थी, जायंट व्हील पर घूमना और काफी सारे इनाम जीतना। तो उसने बोला, क्या बोला? नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जायंट व्हील। सो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला एक्स
is half times the number of rides she had on giant wheel y. तो एक लीनियर रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू वाई बाई टू। लीनियर रिलेशन क्यों है? क्योंकि किसी की भी डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है। आगे क्या बोलता है, आगे आओ पढ़ते हैं। giant wheel, if each ride costs ₹3, हर राइड जो जायंट व्हील की राइड है वो 3 रुपए कॉस्ट करती है। एक राइड के 3 रुपए, तो वाई राइड के कितने? 3y रुपए। आगे बोलता है एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला का गेम एक बार खेलने का 4 रुपया, तो x बार खेलने का 4x रुपया। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 and a game of hoopla cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided? कुल मिला के 20 रुपए खर्चे किए। यानी जायंट व्हील पर राइड्स पर जो खर्चा किया गया प्लस हुपला में खेलने में जो खर्चा किया गया वो कुल मिला के 20 रुपए के बराबर है। तो देखो बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनफैक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये देखिए, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, और x और y ऐसी संख्याएं हैं, x और y ऐसे नंबर हैं जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। कि क्वेश्चन में गिवन है कि शी प्लेड हुपला एग्जैक्टली हाफ टाइम्स, जितनी बार वो जायंट व्हील पर घूमी, और अगर एक जायंट व्हील पे घूमने पर 3 रुपया लगता है तो y टाइम्स जायंट व्हील पे घूमने पर 3y रुपया लगेगा। एक बार हुपला खेलने का 4 रुपया लगता है तो x टाइम्स हुपला खेलने का 4x रुपया लगेगा, और कुल मिलाकर उसने 20 रुपए ही खर्चा किए। तो इसका मतलब 2 लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। x इक्वल टू वाई बाई 2 एक रिलेशन निकल के आता है, और दूसरा 3y प्लस 4x इक्वल टू 20 एक रिलेशन निकल के आता है। यह एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो कि हमको इस चैप्टर का बेनिफिट, इस चैप्टर का रियल लाइफ में यूज सिखाता है। हम इन दोनों को सॉल्व करके एग्जैक्टली x और y निकाल सकते हैं और हमको पता लग जाएगा कि कितनी बार उसने हुपला खेला और कितनी राइड्स ली। तो ये सिंपल एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में हो सकती हैं जिनको अगर अपन मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें, मैथमेटिक्स में बनाएं, तो अपन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल की बात इसलिए चली है क्योंकि एक वेरिएबल की जरूरत बहुत कम ही जगह पड़ती है। आमतौर पर लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कितनी बार उसने हुपला खेला और कितनी बार जायंट व्हील की राइड्स ली। आओ, ये तो एक क्वेश्चन को अपन ने समझा जो कि रियल लाइफ में अप्लाई होता है, और अपन ने देखा कि यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की। अब हमको इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आओ एक क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर बेस्ड। आओ, जो अपन ने हुपला और जायंट व्हील की बात की अखिला के साथ, उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का, लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1। ओ, यही वो एग्जांपल है जो सेक्शन 3.1 में गिवन है। तो बोलता है अखिला गोज टू फेयर विद ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड ऑन जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। तो अपन ऑलरेडी वो सब चीज बना चुके हैं। तो हुपला पर नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड को अपन ने x कह दिया है और जायंट व्हील को y कह दिया है। तो हुपला नंबर एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो हुपला को मान लो x बार खेलती है और जायंट व्हील की राइड वो y बार करती है। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, एक तो x की वैल्यू y बाई 2 के बराबर है, और दूसरा इक्वेशन अपन को गिवन है कि 3y प्लस 4x इक्वल टू 20 है। तो यहां लिख लेते हैं 3y प्लस 4x इक्वल टू 20। वही गिवन है, अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। ठीक है, वो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। आगे क्या कहता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये जो सिचुएशन आई है अखिला के जीवन में, इस सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और ग्राफिकली भी। तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आइए सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। हम क्या करने वाले हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन है तो ये भी लाइन देती है, ये भी लीनियर इक्वेशन है तो ये भी लाइन देती है। आओ दोनों लाइनों को प्लॉट करते हैं और दोनों लाइनों को प्लॉट करके देखते हैं कि भाई क्या ऐसे x और y नंबर पॉसिबल है या नहीं है,
या ऐसे करोड़ों एक्स और वाई नंबर हो सकते हैं। चलो प्लॉट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इक्वल टू वाई, ये निकल के आ गया हमारे पास। चलो एक एक को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, आराम से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, x और ये y। आइए रंग बिरंगी चीजों का, पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं इस लाइन को बनाने के लिए। 2x इक्वल टू वाई, लाइन को बनाने के लिए बस 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन, और उन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। आमतौर पर तो हम x को 0 रख के y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, पता लग जाता है y एक्सिस को कहां काटा। y को 0 रख के x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, पता लग जाता है x एक्सिस को कहां काटा। लेकिन 2 मिनट यहां देखें, 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4, यहां पर 1 2 3 4 छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले रहा हूं, -1 -2 -3 -4। तो हमने अखिला की सिचुएशन को एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, आइए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। चलिए बात करते हैं, अगर इसमें x को 0 रखें, देखो y भी 0 आ जाता है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन 0,0 से पास कर रही है। 0,0 इस लाइन के ऊपर है। अरे कैसे पता लगा 0,0 लाइन के ऊपर है? क्योंकि 0,0 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 हमने रख दिया। एक और पॉइंट कोई चाहिए तो कोई खास बात नहीं है, x को अगर 1 रख दूं, यहां पर देखें, एक चार्ट भी आप चाहे तो बना सकते हैं, यहां x की वैल्यू, यहां y की वैल्यू। तो अगर x को 0 रखा तो y 0 मिल रहा है, और अगर x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू देखिए 2 मिल रही है। तो यानी एक तो 0,0 से निकलेगा, दूसरा 1,2 से निकलेगा, इन 2 पॉइंट से लाइन निकलेगी। तो चलिए ऐसे अपन बना लेते हैं ग्राफिकली। लाइन बनाने के लिए बस 2 ही पॉइंट चाहिए। आमतौर पर तो हम x एक्सिस y एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को 0 रख के कैलकुलेट करना इजी पड़ता है। लेकिन चूंकि ये लाइन खुद ही ओरिजिन से निकल रही है, ओके, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये लीजिए, इस लाइन पर हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन पर भी हो, इस लाइन पर भी हो, ताकि दोनों को सेटिस्फाई करे। आइए एक और रंग चुना जाए। लेट अस टेक दिस कलर, ऑरेंजिश कलर। ऑरेंजिश कलर से ये वाली लाइन बनाएंगे, इसलिए इसको ऑरेंजिश कलर से कर देते हैं। इस लाइन को बनाने के लिए मेथड सेट है। वापस अगर हम इसके अंदर x को 0 रख दें तो 3y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20/3 आ गई। और अगर इसी लाइन में हम y को 0 रख दें, तो y को 0 रख दें तो 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5 आ गया। यहां से हम देख सकते हैं x 0 तो y 20/3, और यहां से देख सकते हैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो इन 2 पॉइंट से निकलेगा। आमतौर पर x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत इजी होता है। ओके भाई साहब, तो 0,20/3 कितना भाई? 6 3 18, 6 पॉइंट समथिंग। तो यहां पर 4 हो, नंबर लाइन को लंबा करना पड़ेगा, 5 6 और यहां 6 पॉइंट समथिंग। तो आइए अपने कलर से मार्क कर लेते हैं। 0,20, अच्छा 5,0। x एक्सिस को यहां पर ये देखिए, x 5 पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस को कट करती है 5,0 पर, और x 0 पर y 20/3 है, तो इस साइड भी बढ़ाना पड़ेगा हमको इसको, 4 5 6। तो यहां पर देखिए x 0 पर y 20/3 है, तो यहां कहीं पर होगा ये पॉइंट। दोनों को जोड़ देते हैं। यस, तो लाइनों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, और हां ऐसे x और y की वैल्यू होगी। आइए कुछ अलग रंग ले लेते हैं, लेट्स टेक रेड ग्रीन कलर। तो ऐसी x और y की वैल्यू होगी। एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों पर लाई करता है, तो ऐसी x और y की वैल्यू होगी जो कि दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अभी फिलहाल अभी हमारा मकसद इसके सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, अभी हमारा मकसद इसको ज्योमेट्रिकली समझना है।
शुरुआत में। तो भाई हमने जो वर्ड प्रॉब्लम थी, हमने जो जीवन की प्रॉब्लम थी, उसको वेरिएबल मान के हमने उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, और उस एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन से हमको मिली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको हमने ग्राफ प्लॉट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और ग्राफिकली अभी मैं सॉल्व तो नहीं कर पा रहा हूं, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन हां ये तय है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। और क्वेश्चन लें, कॉपी कर लें। आइए एक और क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल 2 आपके एनसीईआरटी से ही। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। 2 पेंसिल ली, 3 इरेजर लिया ₹9 के। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x मान लेते हैं, x रुपए की है, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर हम y मान लेते हैं। तो रोमिला ने क्या खरीदा? उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदा। तो कितना रुपया खर्चा किया होगा? एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x रुपए की, एक इरेजर y रुपए का है तो 3 इरेजर 3y रुपए का। कुल मिला के इतना पैसा खर्चा किया, जो किसके बराबर है? 9 रुपए के बराबर है। ये है, अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में। आगे आगे क्या बोलता है? हर फ्रेंड सोनाली, उसकी दोस्त भी है सोनाली, सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल इरेजर। उसने देखा रे रोमिला नई पेंसिल और रबड़ ले आई, इरेजर ले आई। अच्छा भाई, वो भी गई और 4 पेंसिल खरीदे, ज्यादा खरीद लिए 4 पेंसिल। तो 4 पेंसिल में कितना खर्चा हुआ? 4x। भाई ये शॉपिंग, ये खरीदारी किसने की? ये रोमिला ने खरीदारी की। और ये खरीदारी कौन कर रहा है? ये खरीदारी सोनाली कर रही है। चलो यहां 4x आ गया, और 6 इरेजर खरीदे। तो 6, एक इरेजर y रुपए का है, तो 6 इरेजर कितने रुपए का? 6y रुपए का, ऑफ सेम काइंड फॉर ₹18। ज्यादा पैसे लगेंगे 18 रुपए। अब बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करिए और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए। तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, यही है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक शब्द का मतलब होता है इक्वेशन के टर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशंस के टर्म में, उसी को एल्जेब्रा कहते हैं। ओके, तो भाई हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी। अब इस सिचुएशन को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन छुपा लेते हैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, थोड़ी जगह बनाते हैं, तो ग्राफ से मतलब है। बहुत बढ़िया। अब आइए, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी। ये हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 7, बस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। -1 -2 -3 -4 -5। यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। वापस 2 अलग अलग कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि ढंग से देख पाए। तो भाई एक येलो कलर मुझे पसंद तो नहीं होता ना, मेरा फेवरेट कलर तो रेड है। खैर ये लीजिए, चलो जिसको मैंने येलो बाउंड्री बॉक्स किया उसको येलो कलर से बनाएंगे। तो आइए, अगर इसके लिए हम लोग यहां देखें, तो अगर हम इसमें x को 0 रख दें, तो x को 0 रख दें तो 3y = 9, यानी y = 3। तो एक पॉइंट तो आ गया 0,3। और अगर इसी इक्वेशन में y को 0 रख दें, y को 0 रख दें, तो 2x = 9, x = 9/2। तो ये आ गया 9/2, 0। x एक्सिस को कहां काटेगा? x एक्सिस को काटेगा जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस को काटेगा जहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक तो 0,3 से निकलेगा, दूसरा 9/2, 9/2 कितना? 4.5। तो 9/2, 0 से निकलेगा। बहुत सही। तो ये बन गई पहली इक्वेशन का ग्राफ। चलो दूसरी इक्वेशन देखें। दूसरी इक्वेशन के लिए ऑरेंजिश कलर चुन लेते हैं। ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। यहां पर एक अलग ही कलर से लाइन खींच लेते हैं ताकि सेपरेशन रहे दोनों में।
चलिए अब दूसरी इक्वेशन को देखिए। अगर दूसरी इक्वेशन की हम बात करते हैं, x को 0 रख दें तो 6y इक्वल टू 18, y की वैल्यू 3, तो इस पर पॉइंट आ गया 0,3। अरे यार सेम पॉइंट आया। अच्छा, अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो y को 0 रख दें तो हमको मिलेगा 4x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/4, 9/2। अरे रे रे रे, ये तो वापस सेम पॉइंट आ गया। यानी यह लाइन भी इन्हीं दो पॉइंटों से पास होगी, एक यहां से और एक यहां से, और उन्हीं दो पॉइंटों से तो सेम ही लाइन बनेगी ऐसे। उत्तरी, अब की बार दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हैं। हर पॉइंट जो इस लाइन पर मौजूद है और हर पॉइंट जो इस लाइन पर मौजूद है, तो दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इस बार कैसी लाइन मिली? इस बार हमको मिली कोइंसिडेंट लाइंस। पिछली बार कैसी मिली थी? पिछली बार हमको मिली थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इस बार हमको मिली कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब भाई साहब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करेगा, और जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करेगा। अच्छा, ग्राफ बनाने के बाद ही पता लग रहा है कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं कि इंटरसेक्टिंग हैं। क्या बिना ग्राफ बनाए भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाएं आपकी। तो दो लाइंस हैं, चूंकि भैया चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो लाइन की बात चल रही है। अब ग्राफ बनाने के बाद तो ये तो कम से कम पता लग रहा है कि एक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन होगा, सॉरी एक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट होगा कि एक भी नहीं होगा। लेकिन ये ग्राफ बनाने के बाद में पता लग रहा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, कि लाइंस पैरेलल हैं, कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं। क्या बिना ग्राफ बनाए अलजेब्रिक इक्वेशन से देखकर भी हम कुछ कह सकते हैं? यस, आओ कोशिश करें। मान लो आप देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो इक्वेशन बनेगी। चलिए बात करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मान लो एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 मान लो दूसरी इक्वेशन है। मान लीजिए ये दो इक्वेशन है हमारे पास हैं। मान लीजिए दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये बात तो हम समझ गए कि दो इक्वेशन है, दो लाइन दे रही हैं। दो लाइन है, एक लाइन ये एक लाइन ये। अब ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो मैं ग्राफ बना के तो देख लूंगा, आंखों से बता दूंगा पैरेलल हैं कि इंटरसेक्टिंग हैं कि कोइंसिडेंट हैं। क्या बिना ग्राफ बनाए डायरेक्टली यहीं से कोई तरीका है? क्या हाँ तरीका है। सुनिए ध्यान से सुनिए, और इसका लॉजिक ये कैसे आया ये मैं थोड़ा रुक के एक्सप्लेन करूंगा। सुनो ध्यान से। x के नीचे x को लिखें, y के नीचे y को लिखें, कांस्टेंट टर्म को ऐसे लिखें। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, अगर बिल्कुल x का रेशियो, y का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो अगर ये बराबर है, तो इसका मतलब होगा लाइंस कोइंसिडेंट। ज्योमेट्रिकली ये कोइंसिडेंट लाइन, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आओ देखें जरा इस क्वेश्चन को देखिए। आइए इस क्वेश्चन को देखें। यहां छोटी सी जगह है, इस छोटी सी जगह में जरा देखें। इन दोनों लाइंस को आप सब बच्चे ध्यान से देखिए। x के नीचे x लिखा है, y के नीचे y लिखा है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा है। या तो दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के इधर ले आए, ये दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के उधर भी ठीक है। आओ देखें जो गुरुजी ने बताया सही है कि नहीं। तो x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट 2/4, y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 3/6, z का कोफिशिएंट अपॉन z, सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म
9/18। उत्तरी क्लियरली दिख रहा है कि ये सब बराबर हैं और किसके बराबर हैं? हाफ के बराबर हैं। तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो हम बिना ग्राफ बनाए कह सकते हैं कि हां लाइंस कोइंसिडेंट हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए ओके, और गुरुजी और बताइए। अब सुनिए ध्यान से, अगर ऐसा हो जाए कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में लाइंस, या यूं के लिए ज्योमेट्रिकली अपन बात करें तो इस केस में हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकली लाइंस पैरेलल, यानी भाई साहब नो सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल अभी नहीं लिया है, ले लेंगे, रुक जाइए। अच्छा यहां पर और देखिए ध्यान से, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 का कोई पंगा ही नहीं है, चाहे ये c1/c2 के बराबर हो चाहे ये c1/c2 के बराबर ना हो। अगर ऐसा हो गया कि ये रेशियो बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है ज्योमेट्रिकली लाइंस इंटरसेक्टिंग, यानी भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन। मजे आ गए। मतलब अब लाइंस, आओ इंटरसेक्टिंग वाली को देखें। अच्छा यहां पर मैं एक बार फिर से एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर c1/c2 का पंगा ही नहीं है। हम तो पहले क्या चेक करते हैं, सुनो ध्यान से, हम तो पहले ये देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो, a1/a2 क्या है? x के कोफिशिएंट का रेशियो, b1/b2 क्या है? y के कोफिशिएंट का रेशियो। हम सबसे पहले यही देखेंगे कि जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है और जो y के कोफिशिएंट का रेशियो है वो बराबर है कि नहीं। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है तो बस ये देखिए कि क्या वो कांस्टेंट टर्म के बराबर है या कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है। बस अगर वो रेशियो ही बराबर नहीं है तो सीधे यूनिक सॉल्यूशन, और अगर वो रेशियोज आपस में बराबर हैं तो उस स्थिति में सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या वो रेशियो कांस्टेंट टर्म के बराबर है कि नहीं। अच्छा और यहां पर देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान देखो, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग निकल के आई थी तो जरा यहां एक्स क्या था, जब आप रेशियो देखते हैं ना तो सेम जगह होने चाहिए। जैसे यहां पर ये एक्स के सेम साइड है, सॉरी इक्वल टू के सेम साइड है, तो यहां पर भी इनको इक्वल टू के सेम साइड लेके आओ। देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको सबको एक साइड लेके आइए, x को एक साथ लिखिए 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहां पर देखिए x के कोफिशिएंट का रेशियो 2/4 है और y के कोफिशिएंट का रेशियो -1/3 है जो बराबर नहीं है, और इसको देखते हम कह सकते हैं कि हाँ भैया लाइंस इंटरसेक्टिंग। तो यानी भाई साहब एक गजब की बात पता लगी है कि जब भी हमको दो इक्वेशन दी जाएंगी, कभी भी हमको अगर दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी जाएंगी, तो हम सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को चेक करेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर आ जाता है तो देखेंगे कि वो c1/c2 के बराबर है कि नहीं। अगर वह c1/c2 के बराबर है तो लाइंस कोइंसिडेंट, और अगर वो c1/c2 के बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल, और अगर वो a1/a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो और b1/b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर ही नहीं है, सीधे लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन और देखें, एक और क्वेश्चन देखिए, गिवन है एग्जांपल 3 आपके एनसीईआरटी का, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 रेल्स रिप्रेजेंटेड है कौन कौन सी इक्वेशन द्वारा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी रेल है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब वो बोल रहा है कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। चलो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो अभी अभी गुरुजी ने बात बताई है
आइए उसका यूज करके देखें, जरा देखें उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं, ध्यान से देखें थोड़ा सा। ओके, टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन दिस एंड दिस। यहां पर देखें, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो देखें तो 1/2, y के कोफिशिएंट का रेशियो, अरे ये भी तो 1/2 है, बराबर हैं दोनों। और जरा कांस्टेंट टर्म देखो, -4/-12, ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी डायग्राम बनाने के पहले ही गुरुजी की बताई बात से हम समझ गए, पैरेलल लाइंस आएंगी। तो बिना ग्राफ बनाए हम इस बात को समझ गए हैं कि भाई साहब ये दोनों लाइंस दो पैरेलल लाइन देंगी। आओ ग्राफ बना के भी देख लेते हैं। चलिए, तो दोनों लाइंस हैं हमारे पास लिखी हुई, तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये बन गई x और ये बन गया y। चलो कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की। तो ये पॉइंट आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5। यहां पर निकल के आ गया 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर -1, -2, -3, -4, -5। वापस से दोनों लाइंस बनाने के लिए हम दो अलग अलग कलर्स का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर भाई एक को येलो कलर से बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो आइए इसको हम बनाएंगे येलो कलर से। चलिए बनाते हैं इसको येलो कलर से। अब आइए बात करते हैं, इस लाइन को बनाने के लिए x को अगर हम 0 रख देंगे, तो x को 0 रख देंगे तो 2i - 4 = 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ये निकलेगा 0,2 से, यहां से निकल रहा है। आगे y को अगर हम 0 रख देंगे, तो y को 0 रख देंगे तो x - 4 = 0, तो ये निकलेगा x = 4, यानी 4,0 से। तो ये रहा 4,0, बना दीजिए लाइन। तो ये बन गई लाइंस। चलो दूसरी लाइन के लिए दूसरा कलर लेते हैं, अपना ऑरेंजिश कलर, इसको बनाते हैं। यहां बना लेते हैं, जगह की कमी ही है, छोटा सा बोर्ड है। चलिए, अब इसके अंदर अगर x को हम 0 रख दें तो ये आ जाएगा 4y - 12 = 0, यानी y = 3। तो एक पॉइंट आ गया 0,3। आइए बात करें, अगर इसके अंदर हम y को 0 रख दें तो y आपका 0 आ गया, तो 2x - 12 = 0, तो x = 6, 6,0। तो एक पॉइंट आया 0,3 और एक पॉइंट आया 6,0। तो एक मिनट, 4, 3 और 12 बिल्कुल सही है, 0, x 0 y 3 बिल्कुल सही, और ये आ गया 6,0, 2, 6 बिल्कुल 6,0, 4, 5, 6, यहां पर कहीं 6 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, x + 2y - 4 = 0, x 0 पर y की वैल्यू 2 आ गई, y 0 पर x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4,0 बिल्कुल सही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 बिल्कुल सही। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, x 0 पर y की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल सही, और y 0 पर x की वैल्यू ये आ गई, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं यहां पर, तो ये आ गया हमारे पास दिस, कलर चेंज कर लेते हैं, 6। आइए दोनों को प्लॉट कर देते हैं हम लोग। ये बन गया हमारे पास। तो देखिए आ गई लाइंस पैरेलल हो, तो थोड़ा मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, तो यहां पर क्लियरली हमको दिख रही है कि लाइंस आर पैरेलल। और हमने तो बिना डायग्राम बनाए पहले ही कह दिया था कि लाइंस पैरेलल होंगी। तो अभी तक अपन ने क्या सीख लिया? अभी तक अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ लिया, उसको अलजेब्रा में कैसे लिखना है वो समझ लिया, और अलजेब्रा में लिखने के बाद ही हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली वो लाइंस कैसी निकल के
आएंगी, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग। और अगर जरूरत पड़े तो हम उन लाइंस को प्लॉट भी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए।